डियर स्टूडेंट, मैं गिरधर लाल यादव आपको एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवा रहा था। और आज हम एक क्वेश्चन लेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से। ये कैपिटल बजटिंग का ही है। देखो, नेट प्रेजेंट वैल्यू का क्वेश्चन दे रखा है। फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टू प्रोजेक्ट, सजेस्ट विच ऑफ द टू प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। दोनों में से कौन सा प्रोजेक्ट हमें सेलेक्ट करना होगा, किसके द्वारा? एनपीवी मेथड के द्वारा और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड। इन दोनों मेथड का हमें प्रयोग करना है और हमें बताना है कि कौन से प्रोजेक्ट का सिलेक्शन किया जाए। अब देखो, कौन सा प्रोजेक्ट हमारे लिए बेहतर होगा। सिंपल सी बात है कि जहां पर हमारे हाथ से पैसा जाएगा, देखो एक तो हमारे हाथ से पैसा जा रहा है यानी कि हम इनिशियल इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एक हमारे हाथ में पैसा आएगा यानी कि रिटर्न के रूप में हमें क्या मिलने वाला है। ठीक है, रिटर्न के रूप में। अब जो रिटर्न के रूप में मिलता है ना, वो एक साल नहीं मिलता, वो कई सालों तक मिलता है। फर्स्ट ईयर में मिल रहा है, देखो यहाँ पर प्रोजेक्ट ए में 12,000 रुपये मिल रहे हैं, फिर उसके बाद में 15,000 रुपये मिल रहे हैं, फिर उसके बाद में 14,000 रुपये हैं, फिर 15,000 रुपये है ना, ये रिटर्न के रूप में मिल रहा है। तो ये जो रिटर्न है ना, वो कई वर्षों तक मिलता है ना। कैपिटल बजटिंग का देखो मतलब ये होता है कि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट करें जिससे आपको लॉन्ग टर्म में आपको बेनिफिट हो, लॉन्ग टर्म में आपको इनकम वहां से जनरेट होती रहे, तो आपको लंबे वर्षों तक पैसा मिलता रहेगा। तो जो पैसा मिलेगा उसकी वर्तमान में क्या वैल्यू है, वो होता है उसका प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, वर्तमान में उसकी क्या वैल्यू है। आपको एक साल बाद में पैसा मिलेगा, उसकी वर्तमान में वैल्यू निकालोगे आप। वर्तमान में उसकी अगर आपको आपको सपोज दैट आपको एक साल बाद में पैसा मिल रहा है और वर्तमान में आपको अगर कम भी पैसा मिले, उससे थोड़ा कम मिले, तो भी आप वर्तमान में लेना चाहोगे, है ना। क्योंकि क्योंकि फ्यूचर में जो पैसा मिलेगा ना, उस टाइम पर थोड़ा इन्फ्लेशन भी हो जाएगा, तो उसकी परचेजिंग पावर कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पर इन क्या करेंगे, हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे। जो भी हमें रिटर्न के रूप में इनकम मिल रही है डिफरेंट ईयर में, उसकी वर्तमान में वैल्यू क्या है उन पैसे की, और वर्तमान में हमारे हाथ से पैसा जा कितना रहा है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही होता है हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू का अगर फॉर्मूला की बात करें तो देखो, एनपीवी नेट प्रेजेंट वैल्यू, ये कैसे निकालते हैं? ये निकालते हैं कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टोटल इनफ्लो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो। कैश जो भी फ्लो होगा उसकी वर्तमान में क्या वैल्यू है। ठीक है, और वर्तमान में जो कैश आउटफ्लो हो रहा है हमारे यहाँ से, इनफ्लो का मतलब हमारे हाथ कैश यहाँ आना, और आउटफ्लो का मतलब कैश का जाना। तो कैश कितना गया है, यानी कि हमारे हमने लगाया कितना पैसा और हमें रिसीव कितना इनकम हुई। इन दोनों का डिफरेंस होता है, वही क्या होता है? नेट प्रेजेंट वैल्यू, है ना। ये हमारी एक तरह से शुद्ध इनकम है। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो, और यहाँ पर लिख देंगे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो, आउटफ्लो कितना हुआ। अभी देखो देखो, प्रेजेंट वैल्यू जो कैश आउटफ्लो होता है ना, यानी कि जो इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, उसकी प्रेजेंट वैल्यू तो वही होगी, है ना। अभी हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो इसकी वर्तमान में वैल्यू तो वही होगी ना जो हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है, ये यहाँ पर ये देखो, प्रोजेक्ट ए और बी में जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना 40,000, इसकी प्रेजेंट वैल्यू भी कितनी होगी? 40,000 होगी। अगर 1 या 2 साल बाद में हम इसमें और पैसा लगाते हैं, इसी प्रोजेक्ट पे कुछ पैसा और लगता है, तो फिर उसकी क्या निकालेंगे हम? प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे उस आउटफ्लो की भी। ठीक है, और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की, जो भी कैश इनफ्लो मिल रहा है यहाँ पर देखो 12,000, 15,000, 14,000, तो इनका क्या निकालेंगे? इनका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। अभी प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं? ये पीवी फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे फर्स्ट ईयर में 12,000 रुपये रिसीव हुए, तो 12,000 को पीवी फैक्टर है ना उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो उस 12,000 की वर्तमान में क्या वैल्यू है वह आ जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये है 12,000 रुपये, ये 12,000 रुपये है। इस 12,000 को इससे गुणा करेंगे 0.909 से, क्योंकि देखो 10% डिस्काउंट रेट है। अभी डिस्काउंट रेट के अकॉर्डिंग पीवी फैक्टर निकालते हैं। ठीक है, ये कैसे निकालते हैं, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप कैसे निकाल सकते हो, जैसे 100 रुपये है, अब इस पर क्या होता है 10% इस पर, अब एक साल में इसमें 10% रिटर्न चाहिए, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 110 रुपये, क्योंकि 100 रुपये थे, 10 रुपये रिटर्न हो गया, है ना। अब इसकी वर्तमान में वैल्यू निकालना चाहो तो ये फ्यूचर में, फ्यूचर की प्राइस है 110 रुपये। अगर इसकी वर्तमान में प्राइस निकालना चाहते हो 100/110। ठीक है, तो ये वर्तमान में वैल्यू आ जाएगी इसकी, है ना, 0.909। फिर उसके बाद में अगर अगले साल की निकालना चाहो तो फिर ये अगले साल ये 110 है इसका, और इस पर 10% हो जाएगा तो 100/110, तो ये कितना आ जाएगा? इसको आप करोगे तो 100/121, 100/121, तो आ जाएगा 826। ठीक है, तो ये ऐसे आप इसकी 2 साल की निकाल सकते हो, ऐसे आप इसकी 3 साल की निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार आप निकाल सकते हो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं हो। वैसे जनरली क्वेश्चन में दिया हुआ रहता है। ठीक है, तो ये हो गया आप प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पर 10% है तो हम 10% लेंगे। यदि मान लो ये 12% हो तो कैसे लेंगे? तो 100/112। ठीक है, ये एक साल का पी फैक्टर आ गया। 2 साल का निकालना चाहते हो तो एक बार और मल्टीप्लाई कर दो, ये 2 साल का जाएगा। ठीक है, तो इस तरह पीवी फैक्टर हम निकालते हैं।
ओके। और अब हम इसको करते हैं क्वेश्चन को। देखो कैसे क्वेश्चन को करना है, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड का क्वेश्चन आए तो यहाँ पर हम एक एक टेबल बनानी होगी, ठीक है। यहाँ पर हम एक टेबल बनानी होगी और टेबल का नाम लगेंगे कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। इन्हें जो भी इनफ्लो हो रहा है हमें उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, फिर उसमें से क्या करेंगे, इनिशियल इन्वेस्टमेंट को माइनस कर देंगे। यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो का मतलब है कि आज किस टाइम में जो पैसा हमें रिसीव होगा ना फ्यूचर में, उसकी वर्तमान में क्या वैल्यू है। तो ये तो हमें पैसा मिलने वाला है, उसमें से हम माइनस कर देंगे कितना पैसा हमारे हाथ से गया है। तो वो जो बचेगा उसको क्या बोलेंगे हमारे को, वो उसको बोलेंगे नेट प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट में उसकी वैल्यू क्या है हमारे ना प्रोजेक्ट की, शुद्ध इनकम उसको हम कहेंगे। तो ठीक है, ये करते हैं कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू। ये एक टेबल ड्रॉ कर लेता हूँ मैं, एक टेबल बना लेते हैं। पेन ठीक से चल नहीं रहा। यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले कॉलम आएगा ईयर का, ईयर का कॉलम, ये ईयर का कॉलम है। उसके बाद में दूसरा कॉलम आएगा, वो आएगा पीवी फैक्टर का, पीवी फैक्टर एट 10%, जो भी रेट है पीवी फैक्टर की। फिर उसके बाद में दो प्रोजेक्ट है तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी, प्रोजेक्ट बी, ठीक है, प्रोजेक्ट बी। अब यहाँ पे दो प्रोजेक्ट है। अब इन दोनों प्रोजेक्ट के क्या होंगे, टोटल चार कॉलम और बनेंगे। एक तो कैश इनफ्लो का, और एक क्या रहेगा, एक रहेगा उनकी प्रेजेंट वैल्यू का। एक तो कॉलम बनेगा कैश इनफ्लो का, कैश इनफ्लो, और एक बनेगा प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, कैश इनफ्लो और प्रेजेंट वैल्यू। इस तरह हमारी ये टेबल बनेगी एक। अब यहाँ पर ईयर देखो 1 2 3 4 5, और फिर पांचवें साल में एक स्क्रैप भी होगा। स्क्रैप जो होगा ना वो भी तो बिकेगा, उससे भी इनकम रिसीव होगी, ठीक है। अगर पीवी फैक्टर की बात करें तो फर्स्ट में पीवी फैक्टर 10% में 0.909, फिर दूसरे साल में 826, 0.826, थर्ड साल में 0.751, फिर 0.6, देख लेता हूँ एक बार, 751, 683, 621, 683 और 621, ये पांचवें साल। और स्क्रैप में भी वही रहेगा, पांचवें साल के अंत में स्क्रैप जो बिकेगा ना उसमें भी पी फैक्टर यही रहेगा, है ना। अब देखो ये 909 का मतलब होता है कि आपको यदि 1 रुपया है, 1 रुपया आपको एक साल बाद में रिसीव हो रहा है, तो उसकी वर्तमान में वैल्यू कितनी है, 909, 0.9, 0.909 उसकी वर्तमान में वैल्यू है 1 रुपए की, ठीक है। तो आपको 12,000 रुपए रिसीव होंगे एक साल बाद में, तो उसकी वर्तमान में वैल्यू कैसे निकालेंगे, गुणा कर देंगे, है ना। 1 रुपए की कितनी है, 909, तो 12,000 की कितनी हो जाएगी, 12,000 इंटू 909, ठीक है। तो ये ऐसे निकाल लेंगे। अब यहाँ पर प्रोजेक्ट ए का कैश इनफ्लो देखो, यहाँ पर फर्स्ट साल में 12,000 रुपये मिल रहे हैं, दूसरे साल में कितने मिल रहे हैं, 15,000 रुपये मिल रहे हैं, तीसरे साल में 14,000 रुपये, फिर उसके बाद में 15,000 रुपये, और फिर उसके बाद में 15,000, और फिर उसके बाद में 12,000, 15,000, 14,000, 15,000, और फिर 16,000, ये 16,000 है, 16,000, और उसके बाद में स्क्रैप के रूप में मिल रहे हैं 5,000 रुपये, स्क्रैप, स्क्रैप ये 5,000। तो ये इतना पैसा मिलने वाला है, ठीक है। लेकिन इसकी वर्तमान में वैल्यू निकालेंगे और फिर इनका टोटल करेंगे, है ना। जैसे 12,000 रुपये एक साल बाद ही मिलने वाले, तो अगर 12,000 रुपये को मैं आज लेना चाहूँ तो मुझे आज में उसकी वर्तमान में वैल्यू क्या होगी, 12,000 इंटू 0.909, तो ये आ रहा है 10,908 रुपये। कितना आ रहा है, 10,908 रुपये अभी वर्तमान में मिलेगा, ठीक है। ये इसकी वर्तमान वैल्यू। फिर 0.826 और इसको गुणा करेंगे हम 15,000 से, 15,000 से, तो ये 12,300, 12,390 हो गए। फिर उसके बाद में 0.751 इंटू 14,000, तो ये आ रहा है 10,514,
10,500। उसके बाद में 0.683 इंटू 15,000, तो यार है 1010245। फिर उसके बाद में 16,000 इंटू 0.621, तो यार है 9936 और फिर 0.621 इंटू 5,000, 3105। ठीक है, और इनका कर लेंगे टोटल, यहाँ पर इनका करेंगे हम यहाँ पे टोटल। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू देखो, प्रेजेंट वैल्यू क्या आएगी। प्रेजेंट वैल्यू इनका टोटल हम टोटल करते हैं, 10,908 प्लस 12,390 प्लस 10,514 प्लस 10,245 प्लस 9936 प्लस 3105, और ये आ रहा है 5,75098। ये इसकी आ गई वर्तमान में वैल्यू। ठीक है, अब देखो लगाया तो कितना पैसा है, पैसा गया कितना है 40,000 रुपये, और रिसीव कितना हो रहा है 57,000 रुपये, है ना। तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे प्रॉफिट हो रहा है ना, हमें लगाया 40,000 और हमें रिसीव कितना हो रहा है 57,000। रिसीव तो ज्यादा हो रहा है, लेकिन जो रिसीव हो रहा है उसकी अगर वर्तमान में वैल्यू निकाले तो वो भी 57,098 है। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट बी की बात करते हैं। देखो प्रोजेक्ट बी में कैश इनफ्लो है 18,000 रुपये, उसके बाद में है फिर 15,000 रुपये, दूसरे साल में, तीसरे साल में मिल रहा है 16,000 रुपये, और उसके बाद में मिल रहा है 14,000 रुपये, उसके बाद में मिल रहा है 20,000 रुपये, और स्क्रैप के रूप में मिल रहे हैं 10,000 रुपये। स्क्रैप वैल्यू कितना है 10,000 रुपये। ठीक है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 18,000 इंटू 0.909, तो ये आएगा 16,362, 16,362। उसके बाद में 15,000 इंटू 0.826, 12,390, 12,390। फिर उसके बाद में 16,000 इंटू 0.751, 12,12016। उसके बाद में 14,000 इंटू 6.683, 9562। फिर उसके बाद में है 20,000 इंटू 0.621, तो ये आ जाएगा 12,420, और फिर 10,000 से गुणा करेंगे तो 6,210। अब इसको जोड़ देंगे, 12,420 प्लस 6,210 प्लस 9,562, 9562 प्लस 12016 प्लस 12390 प्लस 16362। अब हम निकालेंगे प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, अब यहाँ पर प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दो चीजें। प्रोजेक्ट ए में देखो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है 57,098, ये माइनस यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। क्या है, कैश आउटफ्लो है इनिशियल इन्वेस्टमेंट। प्रोजेक्ट ए में कितना आ रहा है, ये देखो 40,000, प्रोजेक्ट बी में कितना है 50,000 है। ठीक है, प्रोजेक्ट ए में 40,000 है तो माइनस 40,000, और प्रोजेक्ट बी में कितना है 50,000। प्रोजेक्ट बी में प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है 68,960 माइनस 5,00340। ठीक है, तो प्रेजेंट वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर कितनी आ रही है, यहाँ पर आ जाएगी 171098।
और यहाँ पर आ जाएगी 18960। ठीक है, यहाँ पर 17,098 और यहाँ पर 18,960 रुपये। ठीक है, अब देखो एनपीवी विधि में उस मेथड का चयन करते हैं जिसमें जो प्रेजेंट वैल्यू है या नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो क्या होती है, अधिकतम होती है। ज़्यादा से ज़्यादा जिस प्रोजेक्ट में होगी, अधिक जिस प्रोजेक्ट में होगी उसका सिलेक्शन किया जाएगा। यहाँ पर प्रोजेक्ट ए में एनपीवी कितने आ रही है, 17,098, और प्रोजेक्ट बी में कितने आ रही है, 18,960 रुपये। तो एनपीवी मेथड के अनुसार प्रोजेक्ट बी का सिलेक्शन किया जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग हो, दोनों ही प्रोजेक्ट में इनिशियल इन्वेस्टमेंट है ना वो एक समान नहीं होता है, तो वहां पर हम एनपीवी मेथड काम में नहीं लेते, क्योंकि एनपीवी मेथड का यही एक ड्रॉबैक है कि यह उन प्रोजेक्ट पर विचार नहीं करती है जिनमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग होता है। उन प्रोजेक्ट पर यह विचार नहीं करती है, या अपना इस पे सही डिसीजन नहीं आएगा। क्योंकि आप देखो 40,000 रुपये लगा करके, 40,000 रुपये लगा करके कितनी इनकम हो रही है, 40,000 रुपये लगाया और हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 17,098 रुपये हमारी शुद्ध इनकम हुई, नेट इनकम हमारी। और वहीं हमने 50,000 रुपये लगाया और कितनी इनकम हुई, 18,960 रुपये। तो 10,000 रुपये एक्स्ट्रा लगा कर भी कितना ही रिटर्न हो रहा है, सिर्फ 2,000 रुपये ही एक्स्ट्रा बढ़ रहे हैं हमारी इनकम। ठीक है, उस प्रपोर्शन से नहीं बढ़ रही है। ठीक है, 10,000 रुपये हमने एक्स्ट्रा लगाए फिर भी हमारी इनकम कितनी बढ़ी, अप्रोक्स 2,000 ही बढ़ रही है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम ऐसी स्थिति में फिर पीआई इंडेक्स मेथड काम में लेते हैं जहां पर भी इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग होता है। अगर इनिशियल इन्वेस्टमेंट एक ही होता है तो फिर हम प्रोजेक्ट बी का सिलेक्शन करते हैं, लेकिन यहाँ पर इनिशियल इन्वेस्टमेंट अलग अलग है, इसलिए हम पीआई मेथड को काम में लेंगे, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स मेथड। और इस मेथड में क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स निकालते हैं और उसका फॉर्मूला क्या होता है, पीआई का फॉर्मूला क्या होता है, यही यहाँ पर हम माइनस करते हैं, इसकी जगह कर दो आप डिवाइड, भाग कर दो, सिर्फ पीआई बन जाएगा। ठीक, कितना सिंपल फॉर्मूला है ना। जहां पर माइनस करते हैं वहां पर हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो डिवाइड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। बस यही पीआई इंडेक्स है। अब यहाँ पर देखो प्रोजेक्ट ए और प्रोजेक्ट बी दोनों का निकालते हैं। प्रोजेक्ट ए में देखो पीआई यहाँ पर आ जाएगा 57098 डिवाइड बाई 40,000। और प्रोजेक्ट बी 68960 डिवाइड, ठीक है, 50,000। तो यहाँ पर कितना आएगा, 57098 डिवाइड 40,000, तो यार 1.42। ठीक है, और यहाँ पर प्रोजेक्ट बी में कितना आएगा, प्रोजेक्ट बी में आएगा 68960 डिवाइड 50,000, तो यार 1.37। अब यहाँ पर पीआई इंडेक्स देखो, पीआई इंडेक्स क्या बताता है, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स की आपकी यदि आपका इनिशियल जो आउटफ्लो है वो यदि 1 रुपया है ना, 1 रुपये लगा करके आप कितनी इनकम अर्न करते हो। तो प्रोजेक्ट ए में 1 रुपया लगा करके 1.42 हमारी इनकम हो रही है टोटल, है ना, 1.4। और यहाँ पर कितनी हो रही है, 1 रुपया लगा करके 1.37 ही हमें मिल रही है। तो किसमें ज्यादा मिल रहा है, इसमें ज्यादा मिल रहा है ना, हमने 1 रुपया लगाया और 1.4 रुपये हमने इनकम रिसीव की, और यहाँ पर 1.3 हो रहा है, तो इसमें ज्यादा हो रहा है पीआई इंडेक्स। तो जहां पर पीआई इंडेक्स जिस मेथड में ज्यादा होगा, सॉरी जिस प्रोजेक्ट में ज्यादा होगा उसे ही हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डिसीजन में कि प्रोजेक्ट ए पीआई इंडेक्स 1.42 ग्रेटर देन द प्रोजेक्ट बी पीआई इंडेक्स 1.37, देयरफॉर प्रोजेक्ट ए शुड बी सिलेक्टेड। ठीक है, ये हम लाइन लिख देंगे क्योंकि प्रोजेक्ट ए हम यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इसका पीआई इंडेक्स क्या है, प्रोजेक्ट बी से क्या है, ज्यादा आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं आईआरआर मेथड, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड। देखो पहले तो हम देखते हैं कि आईआरआर होता क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है। तो देखो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न एक ऐसी रेट होती है जिस पर हम डिस्काउंट करते हैं, यानी कि जो भी हमारे फ्यूचर में जो इनफ्लो मिल रहे हैं यदि हम उसको डिस्काउंट करते हैं तो हमारे वो वर्तमान आउटफ्लो के बराबर हो जाता है। यानी कि आपको देखो मैं यहाँ से समझाता हूँ, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड में यहाँ पे देखो हमने 10% रेट थी, इस 10% पर हमने क्या किया, डिस्काउंट किया। ये जो भी कैश इनफ्लो मिल रहा था उनको सबको हमने डिस्काउंट किया। जैसे 1 रुपये है, 1 रुपये की
1 साल बाद में आपको मिल रहा है तो उसकी वर्तमान में वैल्यू है ये 0.909, ये 2 साल बाद में मिल रहा है उसकी वर्तमान में वैल्यू है ना, ये किस पे रेट पे है, 10% रेट पे। तो इसको हमने क्या किया, डिस्काउंट किया। तो ये जैसे 12,000 रुपए थे, 1 साल बाद में मिलने वाले थे, उसकी वर्तमान में वैल्यू कितनी आई, 10,908 रुपए आ गई, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्या किया, इनको डिस्काउंट किया, वर्तमान में इनका मूल्य निकाला किस पे, 10% रेट पे। तो ये वर्तमान में इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है ना, ये प्रेजेंट में वैल्यू कितनी आ रही थी, ये प्रेजेंट में वैल्यू इसकी आई, ये यहाँ पे देखिए प्रोजेक्ट बी में, देखो प्रोजेक्ट बी में कितनी आ रही है, 68,960 रुपये, ठीक है। 68,960 रुपये ये क्या आ रही है, ये इनकी प्रेजेंट में वैल्यू आ रही है, ठीक है। 10% डिस्काउंट करने पर, ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 50,000। तो आईआरआर में होता है कि आप किस रेट पर उसको डिस्काउंट करो कि ये 68,000 नहीं आना चाहिए, ये 50,000 के बराबर आए, ठीक है। यानी कि इनिशियल जो आउटले है या इनिशियल आपका जो इन्वेस्टमेंट है उसके बराबर आना चाहिए। आप किस रेट पर डिस्काउंट करो उनको, उनका वर्तमान में मूल्य निकालो कि वो वर्तमान में जो आउटफ्लो है उसके बराबर आ जाए, तो उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, आईआरआर बोलते हैं। अब ये निकालते कैसे हैं, ये देखो कैसे निकाला हमने, हमने यहाँ पर निकाला पीवी फैक्टर था, उस पीवी फैक्टर को हमने मल्टीप्लाई किया कैश फ्लो से, कैश फ्लो से मल्टीप्लाई किया दोनों को, देखो पीवी फैक्टर को किससे किया, कैश इनफ्लो से मल्टीप्लाई किया, तो क्या आ गया हमारे सामने, प्रेजेंट वैल्यू आ गई, प्रेजेंट वैल्यू हमारे सामने आ गई, ठीक है। तो यही यही हम यहाँ पर काम में लेंगे आईआरआर में। हमने क्या किया था, पीवी फैक्टर था, पीवी फैक्टर और उसको गुणा किया हमने किससे, कैश इनफ्लो से, कैश इनफ्लो से, कैश इनफ्लो से गुणा किया तो हमारे को क्या मिला, हमें मिला प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो प्रेजेंट वैल्यू हम मैं आपको बता ही रहा हूँ कि प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वर्तमान आउटफ्लो के बराबर हो जानी चाहिए इसकी वैल्यू, ठीक है। वर्तमान आउटफ्लो कितना है, या यहाँ पर देखो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 11,000, तो प्रेजेंट वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 11,000 होनी चाहिए। यानी कि आप किस रेट पे उसको डिस्काउंट करोगे कि जो वर्तमान में वैल्यू है, प्रेजेंट वैल्यू है वो कितनी आनी चाहिए, 11,000 आनी चाहिए, ठीक है। तो उसी रेट को हम क्या बोलते हैं, आईआरआर बोलते हैं। अब यहाँ पर पीवी फैक्टर हमें पता नहीं है, पीवी फैक्टर हमें पता नहीं है क्योंकि पीवी फैक्टर तो जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है उसी से निकलता है, ये हमें पता नहीं है, ये हमें पता करना है। इनटू कैश इनफ्लो ये भी नहीं पता, लेकिन हमें प्रत्येक साल का अलग अलग कैश इनफ्लो पता है। तो हम क्या करते हैं, इनका एक एवरेज निकाल लेते हैं, एवरेज कैश इनफ्लो कितना होगा। तो देखो एवरेज कितना हो जाएगा, 6,000 प्लस 2,000 प्लस 1,000 प्लस 5,000 डिवाइड बाई 4, यानी 4 साल है। तो कितना आ जाएगा, 6 और 2 8 और 1 9 और 5, 9 और 5 14,000 भाग 4, तो ये 3500 रुपये आ चुका, ठीक है। 3,500 रुपये ये एवरेज कैश इनफ्लो आ गए। आपके एवरेज कैश इनफ्लो कितना, 3500, तो पीयू फैक्टर कितना हो जाएगा, डिवाइड कर दूंगे 3500, तो पीयू फैक्टर कितना हो जाएगा, 11,000। तो पीयू फैक्टर आ गया आपके सामने 3.14, 3.14 पीयू फैक्टर आ रहा है 3.14। अब देखो ये 3.14 है ना। अब यहाँ पर आपको देखो टेबल दे रखी होती है एक टेबल दे रखी होती है आपकी, देखो कैपिटल बजटिंग का जो क्वेश्चन है उसके लास्ट में 2 टेबल दे रखी हो। एक में बताता है कि 1 रुपए की वर्तमान में वैल्यू क्या है डिफरेंट रेट पे, है ना, जैसे 10% पे, 11% पे, 12% पे, है ना, अलग अलग रेट पे आपको एक टेबल दे रखी है ना। और एक टेबल दे रखी है वो है एनविटी, जिसमें आपको क्या है कि जो कैश इनफ्लो है उसको जोड़ते हुए क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो की प्रेजेंट वैल्यू दे रखी है। जैसे 1 रुपया है, उसको 1 साल बाद में मिल रहा है, उसकी वर्तमान में वैल्यू क्या है, 2 साल बाद में मिल रहा है, उसकी वर्तमान में वैल्यू क्या है, तो इनको जोड़ते हुए कंबाइंड दे रखा है। हम यहाँ पर देखो कंबाइंड वाली जो टेबल है उसमें देखेंगे कि 3.14 है ना, वो 4th ईयर में कहाँ पर है, कहाँ पर किस रेट के सामने आ रहा है, यानी कि 4 साल है तो 4 साल की जो रो है ना 4th ईयर की रो, उस रो में चलेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि 3.14 के या तो ये आए या फिर इसके करीब कोई अगर रेट आ रही है ना उसको लेंगे हम। तो 3.14 देंगे हम, तो वो लगभग 10% के पास में आ रही है, 10% है उसके नजदीक रहेगी और 12% है उन दोनों के बीच में आ रहा है ये। तो एक रेट हम लेंगे 10% और एक रेट लेंगे हम 12%, ठीक है। तो पीयू फैक्टर निकालेंगे और पीयू फैक्टर के बाद में हम टेबल में देख करके ये 2 रेट लेंगे, जिस एक रेट को हम बोलते हैं एलडीआर और एक रेट को बोलते हैं एचडीआर। अब आपके क्वेश्चन आएगा ना उसमें इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करेगा कि वो आपको सारणी देगा ऐसे करेगा, उसमें ही वो आपको सीधी रेट निकालेगा। तो ये इतने देर तक मैं जो आपको बता रहा था ये बता रहा था आपको एलडीआर और एचडीआर कैसे हम लेते हैं, है ना, ठीक है। लेकिन आपको क्वेश्चन में दी हुई रहेगी एलडीआर और एचडीआर, ठीक है। तो ये सब आपको नहीं करना, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो चलो इसको इरेज कर देता हूं मैं वापस। अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इसकी, है ना, 10% से और 12% से।
तो इसका एक फॉर्मूला होता है, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। आईआरआर का फॉर्मूला क्या होता है? आईआरआर का फॉर्मूला होता है एलडीआर एलडीआर प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एलडीआर माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट अपॉन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एलडीआर माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एचडीआर और इंटू एच डी आर माइनस एल डी आर। ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे देखो एल डी आर आपको पता है, एच डी आर आपको पता है, ठीक है। आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको पता है, सिर्फ आपको प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एल डी आर और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एच डी आर ये निकालना है, ठीक है। तो अभी हमने देखा, आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड से निकाला है नहीं, आप देखो प्रेजेंट वैल्यू, ये देखो प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाला है, नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर 10% थी। ऐसे ही आपको 10% और 12% से आपको निकालना है। तो उससे पहले आप 10% से निकालोगे प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू 10% एलडीआर, एलडीआर से निकालोगे यहाँ कॉलम बनाओगे इसका, यहाँ कॉलम बना दोगे आप ईयर का, यहाँ पर लिखोगे आप पी फैक्टर, ठीक है। यहाँ पर आप लिखोगे कैश इनफ्लो और यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू। अब यहाँ पर ईयर 1 2 3 4 पी फैक्टर हम देखो 10% से कितना होता है 0.909। फिर दूसरे में कितना होता है 8 to 6, फिर उसके बाद में 751 और फिर तीसरे में 683, ठीक है। कैश इनफ्लो देखेंगे, कैश इनफ्लो है 6000, 2000, 1000 और 5000। अब इनको क्या करोगे आप मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। 909 को 6000 से गुणा करो, 9.909 इंटू 6000, तो ये 5454 आ रहा है, 5454। फिर उसके बाद में है 0.826 इंटू 2000, ये 1652 आ रहा है, 1652। फिर ये 751 और 683.683 इंटू 5000, 3415 अब इनका टोटल करेंगे तो ये टोटल आ जाएगा 111272, ठीक है। ये आ चुका है इसकी प्रेजेंट वैल्यू 10% एलडीआर, ठीक है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे एचडीआर पे, प्रेजेंट वैल्यू 12% एचडीआर, ठीक है। यहाँ पर कॉलम बनाओगे ईयर का, फिर उसके बाद में पीवी फैक्टर, उसके बाद में कैश इनफ्लो और फिर प्रेजेंट वैल्यू ईयर 1 2 3 4। पी फैक्टर देखेंगे हम, कैश इनफ्लो देखो फर्स्ट साल में कितना है 6000, उसके बाद में है 2000, उसके बाद में 1000 और फिर 5000,
अब पी फैक्टर देखो कितना है, 12% का पी फैक्टर, 12% का पी फैक्टर होता है 0.0893। उसके बाद में 797, 0.797, उसके बाद में आएगा 712, 0.712, और फिर 0.636, ठीक है। इसको आप गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, निकल 5358। उसके बाद में 797, 797 इंटू, तो ये आ रहा है 1594। उसके बाद में 112, और फिर आ रहा है 44, ठीक है। इनका टोटल करोगे, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू 12% एच डी आर, 12% एच डी आर पे कितनी हो रही है प्रेजेंट वैल्यू, 10,844, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू हो चुकी है यहाँ पर। अब फॉर्मूला लिखेंगे हम, फॉर्मूला आईआरआर का, एल डी आर प्लस पीवी, प्रेजेंट वैल्यू, एल डी आर माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्रेजेंट वैल्यू, एल डी आर माइनस प्रेजेंट वैल्यू, एच डी आर, और इंटू एच डी आर माइनस एल डी आर, ठीक है। अब एल डी आर कितना आ रहा है, एल डी आर आपको दे रखा है 10% है, 10 प्लस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एल डी आर यानी 10% जो हमने रेट ली थी उस पर प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 11,272 रुपये, 11,272 माइनस इनिशियल इन्वेस्टमेंट 11,000, डिवाइड बाई 11,272 माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एच डी आर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एच डी आर कितनी आ रही है, 10,844 इंटू 12 माइनस 10, तो ये कितना बचा, 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे हम, तो ये आ जाएगा 10 प्लस ऊपर आ जाएगा 272 इंटू 2, और नीचे आ जाएगा कितना, 11,272 माइनस 10,844, तो 428, 428। और फिर इसको कैलकुलेट करेंगे तो 272 इंटू 2, 428, तो 1.27, और 1.27 10 में जोड़ेंगे तो 11.27 आ जाएगा। तो ये हो चुके आपके आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। अब आप 11.27% पे यदि डिस्काउंट करोगे, उस पर पी फैक्टर निकालोगे और डिस्काउंट करोगे, तो उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू आएगी ना, जैसे यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 11,272, तो है ना, तो 11.27% पे आप प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे तो वो एग्जैक्ट किसके बराबर आएगी, 11,000 के बराबर आएगी। यहाँ पे देखो, यहाँ पर हमने क्या है, यहाँ पर हमने 10% से निकाला, तो 10% से कितनी आ रही है, 11,272, यानी कि ज्यादा जा रही है, ठीक है। और 12% से कितनी आ रही है, कम आ रही है, 10,844 है, ठीक है। तो इनके बीच में ये रेट एग्जिस्ट करेगी, ये देखो बीच में आएगी, आईआरआर है 11.27%, दोनों के बीच में है, तो 11.27 से आप करोगे तो जो भी प्रेजेंट इनफ्लो प्राप्त होगा आपको, जो इनफ्लो है उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालोगे तो वो प्रेजेंट आउटफ्लो के बराबर आपको प्राप्त होगा, ठीक है। तो अभी क्वेश्चन देखिए, राज लिमिटेड इज कंसिडरिंग एन इन्वेस्टमेंट प्रपोजल टू इंस्टॉल ए न्यू मशीन, द प्रोजेक्ट विल कॉस्ट 1 लाख, 1 लाख रुपए उसकी कॉस्ट है, एंड विल हैव ए लाइफ 5 ईयर, ठीक है। नो सेलवेज वैल्यू, सेलवेज वैल्यू नहीं दे रखी यहाँ पर। द कंपनी टैक्स रेट इज 30%, द फर्म यूज स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, द एस्टिमेट नेट इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्स फ्रॉम द प्रपोज्ड इन्वेस्टमेंट प्रपोजल आर एज फॉलो। 30% आपको टैक्स रेट दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में आपको इनकम दे रखी है, नेट इनकम बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस, यानी कि टैक्स और डेप्रिसिएशन दोनों ही यहाँ पर लेस नहीं किए गए हैं, उससे पहले की आपको इनकम दे रखी है, ठीक है। आपको निकालना है पे बैक पीरियड से एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, नेट प्रेजेंट वैल्यू और प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, है ना, चारों मेथड्स आपको लेने हैं। एग्जाम में आपके भी ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, 20 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, जिसमें एक से ज्यादा आपको मेथड से कैलकुलेशन करनी होगी। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले हम देखते हैं पे बैक पीरियड से। अब आपको पता है पे बैक पीरियड का मतलब मैंने बताया था कि जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया है वो कितने समय में आपको इनकम के रूप में रिसीव हो रहा है, तो उसे ही हम बोलेंगे पे बैक ईयर, ठीक है। अब पे बैक ईयर में हम क्या लेते हैं, कैश इनफ्लो लेते हैं, है ना। इनकम कौन सी लेंगे, कैश इनफ्लो लेंगे, यानी कि हम
और डेप्रिसिएशन को लेस करेंगे पहले इनकम में से, फिर टैक्स को लेस करेंगे और फिर वापस डेप्रिसिएशन को ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कैश इनफ्लो मिलता है। अब यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों ही लेस नहीं कर रखे, बिफोर दे रखा है, डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों ही बिफोर है, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस। तो पहले डेप्रिसिएशन लेस करेंगे, फिर टैक्स लेस करेंगे और फिर से डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, तो हमें कैश इनफ्लो मिल जाएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, कैलकुलेशन ऑफ कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो कैलकुलेशन करते हैं हम कैश इनफ्लो की। यहाँ पर हम कॉलम बना लेते हैं ईयर का, ईयर्स का। देखो ईयर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और फिफ्थ ईयर। ये कॉलम किसका हो जाएगा, पर्टिकुलर का, पर्टिकुलर्स का। अब यहाँ पर इनकम दे रखी है ना, नेट इनकम, इनकम, इनकम बिफोर, बिफोर डेप्रिसिएशन एंड टैक्सेस कितनी दे रखी है, हम लिख देंगे 30,000 है, उसके बाद में 36,000 और उसके बाद में है 25,000, फिर 36,000 और फिर है 25,000। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से करेंगे लेस, लेस कर देंगे डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन लेस करेंगे। डेप्रिसिएशन कितना है यहाँ पर देखो डेप्रिसिएशन निकालना होगा हमें, 1 लाख रुपीज है। डेप्रिसिएशन कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन माइनस सेल्वेज वैल्यू डिवाइड नंबर ऑफ एस्टिमेट लाइफ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लाख माइनस सेल्वेज वैल्यू है 0, तो 1 लाख और डिवाइड करेंगे 5 से, तो 20,000 रुपये एवरी ईयर डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और इसमें लिख भी रखा है कि स्ट्रेट लाइन मेथड को फॉलो किया जा रहा है, तो 20,000 रुपये। ठीक है, 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन आ चुका है यहाँ पर, ये 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन का हम लेस करेंगे, सभी जगह से 20,000 रुपये डेप्रिसिएशन हमने लेस कर दिया, तो क्या बचा, यहाँ पर बचे 5,000, यहाँ पर बचे कितने 16,000, यहाँ पर 5,000, यहाँ पर 16,000 और यहाँ पर 10,000 रुपये बचे। ठीक है, ये बचा अर्निंग बिफोर टैक्सेस, फिर लेस टैक्स, किस रेट से है 30%, 3,000 रुपये टैक्स हो गए, यहाँ पर 4,800 टैक्स हो गया, 1,500 टैक्स हो गया, 4,800 टैक्स हो गया, 1,500 टैक्स हो गया। ओके, अब ये क्या बचा, अर्निंग आफ्टर टैक्स EAT आ गया आपकी, कितना 7,000 और ये कितना हो जाएगा 11,200, ये 3,500, 11,200 और 3,500। ठीक है, ये अर्निंग आफ्टर टैक्स आ गया। फिर हम लेस कर देंगे इसमें से, फिर इसमें ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे अब क्या, डेप्रिसिएशन, अर्निंग आफ्टर टैक्स या एंड डेप्रिसिएशन लिख सकते हैं। डेप्रिसिएशन और टैक्स दोनों हमने क्या कर लिए, लेस कर दिया। डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन कितना था, 20,000 रुपये था डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन को फिर से ऐड करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन एक ऐसा वे है जिसका वास्तव में पेमेंट नहीं होता है। ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेज है, तो डेप्रिसिएशन को ऐड फिर से ऐड किया, तो ये आया आपकी इनकम, इनकम आफ्टर टैक्स
आफ्टर टैक्स बिफोर डेप्रिसिएशन और इसी को हम क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो बोलते हैं, कैश इनफ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, कैश इनफ्लो बोलते हैं। ठीक है, तो ये कैश इनफ्लो देखो कितना आएगा। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 27,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 31,200। यहाँ पर 23,500, 31,200 और 23,500। ठीक है, तो ये क्या आ चुका, ये आपके आ चुका कैश इनफ्लो। ओके, ये कैश इनफ्लो हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे, पे बैक पीरियड से कैश इनफ्लो मिल गया, तो अब हम पे बैक पीरियड निकालते हैं। पे बैक पीरियड का मैंने आपको बताया था, यहाँ पर देखो इस पे बैक पीरियड में क्या बताया था, ईयर का कॉलम बनाया था, एक कैश इनफ्लो का और एक क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो का। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर हम करेंगे कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, कैलकुलेशन ऑफ पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड की कैलकुलेशन करेंगे। एक टेबल बनाएंगे, पहले कॉलम बनाएंगे ईयर का, बाद में कॉलम बनाएंगे कैश इनफ्लो और फिर क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो। अब यहाँ पर ईयर 1 2 3 4 5। ठीक है, कैश इनफ्लो देखो कितना कितना आ रहा है, कैश इनफ्लो ये आ रहा जाएगा इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन। ठीक है, 27,000 फर्स्ट ईयर में, फिर उसके बाद में 31,200, फिर उसके बाद में आएगा 23,500, उसके बाद में आ रहा है फिर 31,200, फिर उसके बाद में आ रहा है 23,500। ठीक है, ऐड करते जाएंगे, 27,000, फिर 31,000। एक बार कर लेता हूँ इसको कैलकुलेट, देखो कितना आ रहा है 27,000, उसके बाद में फिर 31,200 दूसरे साल में, तो दूसरे साल के एंड तक 58,200 आ जाएगा, 58,200। फिर उसके बाद में प्लस 23,500, प्लस 23,500, 81,700, 81,700, उसके बाद में प्लस 31,200, 1,12,900, 1,12,900, फिर प्लस कर देंगे 31,200, एक छत्तीस, एक छत्तीस, एक 36,400, ये टोटल आ चुका। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अपने इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था, हमारे इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 1,00,000 रुपये, 1,00,000 रुपये। तो ये 1,00,000 रुपये हम देखेंगे पे बैक पीरियड में, हम क्या देखते हैं कि 1,00,000 रुपये कितने साल में हमें रिसीव हो रहे हैं। ठीक है, तो देखो 1,00,000 फर्स्ट ईयर में रिसीव हुए, नहीं हुए, 27,000 मिले। दूसरे साल में कितना मिला, दूसरे साल में 31,200 मिला, फर्स्ट ईयर में 27,000 मिला था, तो मिलके कितना हो गया 58,200। तो पे बैक में पेबैक ईयर यह भी नहीं है, पेबैक ईयर वह होगा जिसमें आपको 1,00,000 रुपये रिसीव होंगे, फिर तीसरे साल में भी रिसीव नहीं हुए और फोर्थ ईयर में रिसीव हो गए, तो फोर्थ ईयर को हम बोलेंगे पेबैक ईयर। ये क्या है, ये है पेबैक ईयर। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला पेबैक पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, पेबैक पीरियड, और इसका फॉर्मूला होता है आपके कंप्लीटेड ईयर बिफोर पेबैक ईयर, कंप्लीटेड ईयर बिफोर पेबैक ईयर प्लस, यहाँ पर क्या करते हैं, हम लिखते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट माइनस कैश इनफ्लो, इन कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, डिवाइड करते हैं इससे, कैश इनफ्लो इन पेबैक ईयर। ठीक है, पेबैक ईयर ये फॉर्मूला है। तो हम क्या लिखेंगे, कंप्लीटेड ईयर बिफोर पेबैक ईयर, तो पेबैक ईयर कौन सा है, फोर्थ। इससे पहले कंप्लीटेड ईयर कितने हो गए, कंप्लीटेड ईयर हो गए 3 आपके, ये देखो 3, तो 3
3 प्लस प्लस इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना है, 1 लाख रुपए, 1 लाख इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, माइनस कंप्लीटेड ईयर जो है उसमें कैश इनफ्लो कितना मिला, कंप्लीटेड ईयर में कैश इनफ्लो मिलेगा आपको 81,700 है ना, कैश इनफ्लो इन कंप्लीटेड ईयर तीन तीन में कितना कैश इनफ्लो मिला, 81,700 डिवाइड पे बैक इन कैश इनफ्लो इन पे बैक ईयर कौन सा है, फोर्थ, इसमें कैश इनफ्लो कितना मिल रहा है, 31,200, तो इसको कैलकुलेट करो आप, 1 लाख माइनस कर दोगे 81,700, तो आपको मिलेगा ये 3 + 18,300 और डिवाइड कर दोगे 31,200 से, भाग 31,200, तो ये 0.58 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 3 + 0.58, तो ये 3.58, ठीक है, यानी कि 3 साल और 6 या 7 महीने, 3 साल, और आपको महीने में निकालना, आपको बस ये निकालना है 3.5 ईयर, ठीक है, 3.5 साल में ये आपको पैसा रिसीव हो जाएगा, ये हो गया आपके पे बैक पीरियड निकाल दिया आपने। फिर उसके बाद में निकालना है आपको एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। एवरेज रेट ऑफ रिटर्न कैसे निकालते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न का फॉर्मूला क्या होता है, ए आर आर का फॉर्मूला लिखो पहले। ए आर आर का फॉर्मूला होता है एवरेज एवरेज अर्निंग, एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन डिवाइड एवरेज इन्वेस्टमेंट इंटू 100। अब ये एवरेज इन्वेस्टमेंट और एवरेज इनकम कैसे निकालते हैं, एवरेज इनकम तो कैसे निकालोगे आप, टोटल इनकम, यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम कैश इनफ्लो नहीं लेते हैं, यहाँ पर लेते हैं एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, यानी कि ईएटी, अर्निंग आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, देखो कहाँ पर है, ये रहा, अर्निंग आफ्टर डेप्रिसिएशन भी लेस कर दिया हमने और टैक्स भी लेस कर दिया, ठीक है, ये इनकम लेनी है आपको, टैक्स और डेप्रिसिएशन दोनों लेस करने के बाद में, ठीक है, इसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो कैश इनफ्लो लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर आपको एआरआर में ये लेनी है, टैक्स और डेप्रिसिएशन दोनों लेस करने के बाद में, तो कितने हैं, 7,000, 11,200, फिर उसके बाद में 3,500, 11,200 और फिर 3,500, ठीक है, 7,000, 11,200, तो एवरेज इनकम कितने आ जाएगी, एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन, कितनी है, 7,000 प्लस 7,000, 11,200 प्लस 3,500 प्लस 11,200 प्लस 3,500 और डिवाइड किससे करोगे, 5 से, ठीक है, तो एवरेज आपकी इनकम देखो कितनी आएगी, 7,000 प्लस 11,200 प्लस 3,500 प्लस 11,200 प्लस 3,500, कितनी हो चुकी, 36,400। हाँ, 36,400 और इसको डिवाइड कर देंगे हम 5 से, तो ये आ जाएगा 7,280 रुपये, ठीक है, ये आपकी इनकम हो चुकी। फिर उसके बाद में आप निकाल लोगे एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज इन्वेस्टमेंट कैसे निकालते हैं, एवरेज इन्वेस्टमेंट ये कैसे निकालते हैं, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट और प्लस स्क्रैप वैल्यू और डिवाइड कर देते हो 2 से। अब इनिशियल इन्वेस्टमेंट है 1 लाख रुपए प्लस स्क्रैप वैल्यू है 0 और डिवाइड कर दोगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपके 50,000, ठीक है। अब आप फॉर्मूले में लिखोगे एवरेज इनकम आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन 7,280 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 100, तो कितना आ जाएगा, ये क्या आएगा, 14.56, ये आपकी हो जाएगी एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ऐसे आप निकालोगे। फिर उसके बाद में है नेट प्रेजेंट वैल्यू।
अब इसमें देखो थर्ड पॉइंट है वो है नेट प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंट रेट। 10% डिस्काउंट रेट पे आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू में निकालना है। यहाँ पर आपको 10% जो है रेट है उसका पीवी फैक्टर आपको दे रखा है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर दे रखा है। देखो फर्स्ट ईयर में है 909, सेकंड में है 826, 3 में है 751, फोर्थ में 683, 5 में है 621। ठीक है, तो हम क्या निकालेंगे, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो कैलकुलेशन ठीक है, देखो कैलकुलेशन ऑफ प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू एट 10% डिस्काउंट रेट, 10% डिस्काउंट रेट। ओके, इसकी टेबल बनाएंगे एक, टेबल थोड़ी सही नहीं बनती है, क्या करें। ओके, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हम कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो। सॉरी, पहले हम लिखेंगे पी फैक्टर, पहले वो ईयर लिखेंगे, बाद में फिर लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम ईयर, उसके बाद में हम लिखेंगे कैश इनफ्लो या पी फैक्टर एट 10%। फिर उसके बाद में अगला लिखेंगे हम कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो, और फिर उसके बाद में हम लिखेंगे प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखो ईयर 1 2 3 4 5, पी फैक्टर है देखो, ये दे रखा है वो लिख देंगे हम 0.909, फिर उसके बाद में है 0.826, फिर 0.751, 0.683 और 0.621। कैश इनफ्लो देखो ये है 30,000, उसके बाद में है 36,000, उसके बाद में 25,000, फिर उसके बाद में 36,000 और फिर 25,000। अब यहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। देखो कैलकुलेटर, 30,000 हम गुणा कर देंगे 0.909 से, तो आएगा 27,270, 27,270 रुपये। फिर उसके बाद में 36,000 इंटू 0.826, 29736, 29736। फिर उसके बाद में 25,000 इंटू 0.751, 18,775, 18,775। फिर 36,000 इंटू 0.683, तो ये आ जाएगा 24,588। फिर उसके बाद में 25,000 इंटू 0.621, 15525, 15525, और इनका टोटल कर देंगे प्रेजेंट वैल्यू, टोटल प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसमें जोड़ दो सभी को, प्लस 18,775 प्लस 29,736 प्लस 27,270, 1,15,894, 115,894, ये टोटल प्रेजेंट वैल्यू आ चुकी है। अब निकालेंगे हम नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू, नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी, प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो
माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितनी है 115,894 माइनस कैश आउटफ्लो कितना है वो है 1,00,000 रुपीज़। ठीक है, 1,00,000 रुपीज़, तो कितना बच जाएगा 15,894। यही क्या है, यही है आपके एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी आ चुकी। ओके, तो इस प्रकार एनपीवी का क्वेश्चन आता है तो हमें ईयर का कॉलम बनाना है, फिर पी फैक्टर का कॉलम बनाएंगे, एक कैश इनफ्लो का कॉलम बनाएंगे और कैश इनफ्लो को पी फैक्टर से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल कर लेंगे और माइनस कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन इसमें तो स्क्रैप वैल्यू क्या है, इस क्वेश्चन में स्क्रैप वैल्यू कुछ भी नहीं था, जीरो था। अगर इसमें स्क्रैप वैल्यू होता तो यहाँ पर फिफ्थ ईयर में, यहाँ पर एक फिफ्थ ईयर बाद में यहाँ पर फिफ्थ और लगाते और यहाँ पर लिखते स्क्रैप। अगर होता तो स्क्रैप का भी यही आ जाएगा पी फैक्टर, तो यहाँ पर स्क्रैप आएगा, उसको भी हम काउंट करते, तो उसका भी प्रेजेंट जो वैल्यू निकालते उसमें उसको काउंट करते। ठीक है, स्क्रैप लेकिन इसमें नहीं है तो हमने नहीं लिया स्क्रैप। ठीक है, तो ये हमने पे बैक पीरियड हमने देख लिया, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न हमने देख लिया, डिस्काउंटिंग 10% डिस्काउंट पे नेट प्रेजेंट वैल्यू देख लिया। अब हम प्रोफेबिलिटी इंडेक्स भी देखेंगे। प्रोफेबिलिटी इंडेक्स देखो 10% डिस्काउंट पे प्रोफेबिलिटी इंडेक्स ये हमने निकाल लिया 10% पे हमने। अब प्रोबेबिलिटी इंडेक्स में क्या होता है, यहाँ पर हम माइनस करते हैं, उसकी जगह प्रोबेबिलिटी इंडेक्स में क्या हो जाता है, यहाँ पर भाग हो जाता है, डिवाइड हो जाता है, बस और कुछ भी नहीं है। प्रोबेबिलिटी इंडेक्स देखो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी इंडेक्स, और ये क्या होता है, ये होता है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो और डिवाइड कर देते हैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कितना है 1,15,894 और आउटफ्लो कितना है 1,00,000, तो ये कितना हो जाएगा 1.15। ठीक है, तो आपके एग्जाम में इसी तरह का क्वेश्चन आपको मिलेगा लगभग, मेरे हिसाब से 99% है कि आपके एक 20 नंबर का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा इसमें। इसमें आपसे एक विधि से भी या फिर हो सकता है एक से ज़्यादा मेथड जो है आपने देखे उससे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आप बुक लीजिए और बुक से प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए, थ्योरी को कम पढ़िए और प्रैक्टिकल ज़्यादा कीजिए, क्योंकि एफएम में प्रैक्टिकल क्वेश्चन से आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं, है ना। तो आप बुक से क्वेश्चन कीजिए, यदि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है तो कॉलेज में आकर से मुझसे संपर्क कर सकते हैं आप। ठीक है, ओके, थैंक यू।